जिन दुष्प्रवृत्तियों ने हमारे समाज को अधपतित स्थिति में लापटका है, उनका उन्मूलन करने के लिए कभी न कभी किसी न किसी को खड़ा होना ही होगा। वे जीवित रहेंगे तो समाज की सजीवता मरेगी, और यदि समाज को स्वस्थ और समुन्नत स्थिति में जीना है तो इन दुष्प्रवृत्तियों को मरना होगा। खेत को उपजाऊ बनाना हो तो कंटीली झाड़ियां उखाड़नी पड़ेंगी, नहीं तो खेत में कुछ महत्वपूर्ण उत्पादन की आशा नहीं की जा सकती। अपने समाज पर काली घटाओं की तरह छाई हुई दुष्प्रवृत्तियों की विभीषिका ही हमारी वर्तमान दुर्दशा का एकमात्र कारण है। इस तथ्य को सुनते समझते तो रहा जाए, पर उनके निराकरण के लिए कोई उपाय न हो तो उसे एक दुर्भाग्य ही कहा जाएगा। जो अवांछनीय है, अनैतिक है, अनुपयुक्त है, अन्याय मूलक है, उसके प्रति रोष उत्पन्न न हो तो इसे मृतक मनोभूमि का ही चिन्ह माना जाएगा। जो अविवेकपूर्ण है, अनुचित है, हानिकारक है, उसको सहन करते और सहयोग एवं प्रोत्साहन देते रहा जाए तो यही कहना चाहिए कि मानवीय वर्चस्व का अंत हो गया और मनुष्य सांस लेता हुआ मृतक ही बन गया। पिछले 1000 वर्ष के अज्ञान के अंधकार में हमें मुट्ठी भर विदेशियों द्वारा पददलित होना पड़ा। इसका कारण कोई भौतिक विवशता एवं असमर्थता नहीं थी, केवल एक ही दुर्बलता थी कि हम अनीति के साथ समझौता करने वाले और अनुपयुक्त को सहने वाले भीरू मानस बन गए थे। कायर और क्लीव कितने ही साधन संपन्न हो, दुष्टताओं के निरंतर शिकार होते रहेंगे और उन्हें शोषण एवं उत्पीड़न की शिकायत करते हुए सदा ही सुना जाएगा। जो प्रतिरोध करने का शौर्य खो बैठा, उसे कोई नाचीज भी सता सकता है। अपने दुर्भाग्यपूर्ण 1000 वर्ष के इतिहास के पीछे यही विडंबना जमी बैठी है। अनीति का सामूहिक प्रतिरोध करने की, दुष्टता से लड़ पड़ने की मानवोचित शूरता यदि हम समुचित मात्रा में धारण किए रहते तो किसी का भी साहस न पड़ता कि हमें तिरस्कृत, पीड़ित और शोषित बनाने की दुर्भसंधियां बनाता। अपनी वीरता और मानसिक दीनता का दंड हम बहुत पा चुके। अब अपने पास बचा ही क्या है? जो था उसका बहुत बड़ा भाग खो चुके। जो है उसकी सुरक्षा का साधन तभी बनेगा जब हमारे भीतर मानवोचित शौर्य और साहस का उदय हो। अनीति से लड़ने के लिए, अनाचार को हटाने के लिए जिसकी भुजाएं नहीं फड़कती, जिनके आंखों के तेवर नहीं चढ़ते, उन्हें अनंत काल तक शोषण, उत्पीड़न के अपमान के कड़वे घूंट अपनी कायरता के दंड में पीने पड़ेंगे। इस दुनिया को वीर भोग्या बताया गया है। आनंद और उल्लास केवल बहादुरों के हिस्से में आया है। भीरू और निस्तेज व्यक्ति तो दुखड़ा रोने के लिए ही बनाए गए हैं। वे अपने को बदलने के लिए तैयार न हों तो कम से कम निरंतर विपत्तियां सहने और अनीति के शिकार बने रहने के लिए तो उन्हें तैयार होना ही पड़ेगा। अपने समाज की कुछ ऐसी ही दयनीय दशा हो गई है। अविवेकपूर्ण एवं अवांछनीय परिस्थितियों से हम बुरी तरह घिरे हुए हैं। चक्रव्यूह में फंसे हुए एकाकी अभिमन्यु ने अंतिम सांस तक आक्रमणकारियों का प्रतिरोध किया था। शक्ति संतुलन बिगड़ा और वो बालक मारा गया, तो भी आदर्श जीवित रह गया। किसी भी प्रलोभन से, यहाँ तक कि प्राणों के मोह से भी अन्याय के आगे सिर नहीं झुकाना चाहिए। ये आदर्श सजीव और समर्थ जातियों का ही होता है। जो भीरुता से ग्रस्त, आशंकाओं से भयभीत होकर एक कोने में चुपचाप मुंह ढककर बैठ जाते हैं, वे शुतुरमुर्ग की तरह भले ही सोचते रहें कि हम झंझटों से बच गए, पर झंझट उन्हें छोड़ने वाले नहीं। कायरता का दंड शोषण और उत्पीड़न के रूप में मिलता रहा है और भविष्य में मिलता ही रहेगा। जीवित रहने के लिए अवांछनीयता के साथ संघर्ष करना आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। इस तथ्य को हम जितनी जल्दी समझ लें उतना ही उत्तम है। व्यक्तिगत जीवन में समाविष्ट मूढ़ता, अदूरदर्शिता, भीरुता और अंधानुकरण की प्रवृत्ति से लड़ना ही चाहिए और अपने आप को विवेकशील, न्यायनिष्ठ एवं सत्यभक्त के रूप में प्रस्तुत करना ही चाहिए। ये परिवर्तन संपन्न हुए बिना
हमारे जीवन का तेजस्वी अस्तित्व प्रकाश में न आ सकेगा और हम कुंठाओं एवं कुत्साओं में ही ग्रसित बने रहेंगे। समाज को सुसंगठित एवं सुविकसित बनाने के लिए भी उसमें समता, शुचिता एवं गमता की प्रवृत्तियों को बढ़ाना पड़ेगा। शोषण, उत्पीड़न, छल, दंभ एवं संकीर्णता की जो दुष्प्रवृत्तियां सामाजिक जीवन की नस नस में समा गई हैं, उनका आमूल चूल परिवर्तन करना होगा। स्वस्थ मान्यताएं एवं सत्प्रवृत्तियां ही किसी राष्ट्र या समाज को सबल, समर्थ एवं संगठित कर सकने में सफल होती हैं। अस्तु समाज का वर्तमान अवांछनीय स्तर भी बदलना होगा। ये कार्य अनायास अपने आप ही न हो जाएंगे। व्यक्ति और समाज के वर्तमान स्तर का यदि कायाकल्प करना है तो उसके लिए ऐसा प्रबल प्रयत्न करना होगा जिससे संघर्ष नाम दिया जा सके। विचार क्रांति की उपयोगिता आज सर्वत्र अनुभव की जा रही है। हर कोई ये सोचता और चाहता है कि व्यक्तिगत एवं समाजगत मूढ़ मान्यताएं एवं अनैतिकताएं ही समस्त विपत्तियों का मूल कारण हैं। इन्हें बदला जाना चाहिए, पर बदलने के लिए क्या किया जाए ये सूझ नहीं पड़ता। सभा, मीटिंग, प्रस्ताव, भाषण की सस्ती रीति नीति अब बहुत पुरानी हो गई। निरर्थक लोग ही वाचालता की कला में बहुत प्रवीण हो गए हैं। लोग ये जान गए हैं कि बकछक करने मात्र की योग्यता वाले भी समाज सुधारक का आडंबर बनाए फिरते हैं और वे पर उपदेश कुशल भर होते हैं। उनकी कथनी और करनी में जमीन आसमान जैसा अंतर होता है। ऐसे लोगों का किस पर क्या प्रभाव पड़ सकता है? संस्थाएं रचना, सभाएं जमाना और लच्छेदार लेक्चरबाजी करना तथाकथित आत्मविज्ञापन वालों का एक शगल मात्र रह गया है। वस्तुस्थिति समझ ली जाने से अब ये प्रक्रिया अपना मूल्य खो बैठी और उसकी ओर से जनता ने उदासीनता धारण कर ली है। देखा जाता है कि अब इस प्रकार के प्रयोग उपेक्षा की दृष्टि से देखे जाते हैं और लोग उनमें सम्मिलित होने तथा सहयोग देने को उत्सुक नहीं रहते। वस्तुतः कुछ करना हो तो अब ठोस और सच्चाई से भरे आधार ढूंढने होंगे और उनका संचालन सच्चे, कर्मठ और सक्रिय व्यक्तियों के हाथों में सौंपना होगा। परिवर्तन के लिए संघर्ष की नितांत आवश्यकता है। लोगों की आदतें, विशेषतया बुरी आदतें, मात्र कहने सुनने से नहीं बदलती। बदलाव झटके के साथ आता है। सरलता से यह सब हो ही नहीं सकता। प्रचार की, लोक शिक्षण की दृष्टि से सिखाने पढ़ाने की प्रक्रिया का उपयोग हो सकता है। लोग आलोचना, निंदा और विरोध सुनने में रुचि भी लेते हैं और मौखिक समर्थन भी सुधारवाद का करते हैं। पर जब परिवर्तन के लिए सक्रिय कदम उठाने का अवसर आता है, तब देखा जाता है कि बढ़ चढ़कर बातें बनाने वाले भी पीछे हटने और बगले झांकने लगते हैं। अतएव वांछनीय परिवर्तन लाने के लिए ऐसे आंदोलन खड़े करने पड़ते हैं जिनमें कितने ही लोग भाग लें और उनका अनुकरण करने के लिए दूसरों को साहस प्राप्त हो। देखा देखी की प्रवृत्ति लोगों में पाई जाती है। जहां बुरी बातों का अनुकरण किया जाता है, वहां आदर्शवादी कार्य पद्धति यदि चल पड़े तो लोग उसका अनुकरण भी करते हैं। गांधी जी ने स्वतंत्रता आंदोलन का संचालन करते हुए एक छोटा मोर्चा आरंभ किया था, जिसके द्वारा आसानी से व्यापक क्षेत्र में सरकार के कानून उल्लंघन का संघर्ष आरंभ किया जा सके। नमक सत्याग्रहियों की एक छोटी प्रक्रिया थी, पर उसने कानून तोड़ने और सरकार से लड़ने की प्रवृत्ति व्यापक क्षेत्र में फैला दी और फिर वो अभियान अनेक मोर्चों पर विकसित होते हुए इतना बढ़ा कि अंग्रेज सरकार की लंबी अवधि से चली आ रही राजनीतिक पराधीनता को पलायन करने के लिए विवश होना पड़ा। सामाजिक और नैतिक क्रांति के लिए हमें एक छोटा मोर्चा आरंभ में चुनना चाहिए और ऐसे संघर्षात्मक आंदोलन का सृजन करना चाहिए जिसे व्यापक क्षेत्र में विकसित किया जा सके। आरंभ भले ही छोटा और सीमित हो, पर ऐसा संघर्ष रुके तभी जब परिवर्तन की समग्र आवश्यकताएं तथा दिशाएं प्रभावित हो जाएं। 1000 वर्ष की गुलामी के कारण हमारी विचारणाओं, प्रवृत्तियों और गतिविधियों में अवांछनीय तत्वों का, मूढ़ता एवं अनैतिकता का,
इतना समावेश हो गया है कि वे पग पग पर शांति और सुव्यवस्था में बाधक सिद्ध हो रही हैं। समय का तकाजा है कि उन्हें बदला जाए, अन्यथा वे हमारे लिए और भी अधिक अधःपतन की विभीषिका उत्पन्न करेंगी। मूढ़ता को विवेकशीलता में, अविवेक को औचित्य में परिवर्तित करने के लिए एक व्यापक जन आंदोलन की संघर्षात्मक कार्यक्रम की आवश्यकता अनुभव की जा रही थी। समय आ गया कि उसका शुभारंभ किया जाए। इसके लिए एक महत्वपूर्ण मोर्चा विवाहोन्माद के उन्मूलन का आधार लेकर खड़ा किया जाना है कि अभिभावकों से कहा जाना चाहिए कि वे अपने बच्चों के विवाह में न तो दहेज लें और न जेवर दें। अति सादगी के साथ 10-5 आदमियों की बारात में एक छोटा पारिवारिक उत्सव मनाकर विवाह कर लिया करें। यदि बड़ा आयोजन अभीष्ट हो तो किसी यज्ञ सम्मेलन अथवा सामूहिक विवाहों के रूप में सार्वजनिक उत्सव रखा जाए और उस समारोह को लोक शिक्षण की आवश्यकता पूरी करने वाला बनाया जाए। वैयक्तिक विवाहों में अति सादगी और अति मितव्ययिता बरती जाए। उपजातियों के बंधन ढीले किए जाएं और 4 वर्णों की प्राचीन परिपाटी को ही पर्याप्त मान लिया जाए। अभिभावकों की प्रतीक्षा में बैठे रहना ही पर्याप्त न होगा। आंदोलन को विचारशील छात्रों और छात्राओं में, युवक और युवतियों में भी फैलाया जाना चाहिए। उनके कानों तक विवेक, न्याय और औचित्य की ये मांग पहुंचाई जानी चाहिए और उनकी सहृदयता, सज्जनता एवं विवेकशीलता को जगाया जाना चाहिए। यदि उन्हें वस्तुस्थिति समझाई जा सके तो उनका नया रक्त और नया विवेक बूढ़ों की रूढ़िवादिता और मूढ़ता की तुलना में अधिक प्रगतिशील सिद्ध हो सकता है। संस्थाएं अपने कार्यक्रमों का महत्वपूर्ण अंग यदि विवाहोन्माद के निराकरण को मान लें, अपनी गतिविधियों में इस प्रक्रिया को भी जोड़ लें और देश में बिखरे हुए अनेक धार्मिक सामाजिक संगठन थोड़ा थोड़ा भी प्रयत्न करें तो सब मिलाकर बहुत काम हो सकता है। जातीय संगठनों, संस्थाओं और पर्वों के रीति नीति में तो यही प्रमुख प्रयोजन होना चाहिए कि दुष्प्रवृत्तियों से लड़ें और अपने वर्ग को नैतिक दृष्टि से अधिक परिष्कृत बनाने को कटिबद्ध हों। इस दृष्टि से विवाहोन्माद का निराकरण सबसे महत्वपूर्ण एवं प्रथम पंक्ति में रखे जाने योग्य कार्य है। जातीय पंचायतें फैसले करें, प्रस्ताव पास करें कि उनके वर्ग में विवाहों की खर्चीली प्रथा बंद की जाएगी और अगणित मूढ़ताओं का, रीति रिवाजों का बहिष्कार कर अति सादगी और मितव्ययिता पूर्वक विवाह शादी किए जाएंगे। हर वर्ग अपनी संकीर्णता को घटाए और विशालता को बढ़ाए तो उसे उपजातियों को मिलाकर एक बड़ी जाति मात्र रहने देने की उपयोगिता हर दृष्टि से विवेकपूर्ण एवं हितकर दिखाई देगी। जातीय पंचायतें यदि ये सुधारात्मक कार्य हाथ में लें और उसे पूरा करने में जुट पड़े तो वे अपने अस्तित्व की उपयोगिता सिद्ध कर सकती हैं। अन्यथा संकीर्णता एवं विभेद की खाई चौड़ी करने वाली विडंबनाओं में ही उनकी गणना होती रहेगी। देश में अनेक पत्र पत्रिकाएं निकलती हैं और उनमें से सभी सुधारवाद, विवेक एवं औचित्य का समर्थन करती हैं। अच्छा हो सभी एक न्यूनतम संयुक्त कार्यक्रम बनाकर उसमें विवाहोन्माद का प्रतिरोध एवं आदर्श विवाहों की परिपाटी चलाने को प्राथमिकता देने लगें। सभी पत्र इस संदर्भ में लोकमत जागृत करें और प्रचलित रूढ़िवादिता को हटाने के लिए एक व्यवस्थित आंदोलन खड़ा कर दें। मूढ़ता की हानियां और दूरदर्शिता की आवश्यकता को यदि कहानी, कविता, समाचार, लेख आदि माध्यमों से प्रस्तुत करना आरंभ कर दें तो इस दिशा में लोकमत जगाया जा सकता है और प्रचलित लोगों के मस्तिष्क पर विवाहोन्माद का चढ़ा हुआ नशा उतारा जा सकता है। अभिनय, गायन, नाटक, एकांकी, प्रहसन, फिल्म, स्वांग आदि सांस्कृतिक कार्यक्रमों में सुधारवाद का समावेश किया जा सकता है और इस पंक्ति में विवाह उन्माद के उन्मूलन को प्राथमिकता दी जा सकती है। लेखक, कवि एवं प्रकाशक ऐसे साहित्य का सृजन एवं प्रसारण कर सकते हैं जो विवाह व्यवसाय के रोमांचकारी दुष्परिणामों से परिचित कराएं और इस पद्धति के विरुद्ध
घृणा एवं रोष उत्पन्न करें। वक्ता और गायक अपनी वाणी से समाज की इस भ्रष्ट प्रणाली पर तीखे प्रहार कर सकते हैं और जनमानस में ये तथ्य एवं तर्क प्रतिष्ठित कर सकते हैं कि बिना दहेज, बिना जेवर, बिना धूमधाम के अति सरल और सादा विवाह उत्सवों का प्रचलन ही अनीति की कमाई करने एवं दिनों दिन दरिद्र बनते जाने की विभीषिका से छुड़ा सकता है। उपाय अनेक हैं, रास्ते बहुत हैं। आवश्यकता उस पर चलने के लिए प्रोत्साहन करने की और ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने की है जिनका अनुकरण करने के लिए सर्वसाधारण का उत्साह जगाया जा सके। प्रबुद्ध वर्ग का उत्तरदायित्व एवं कर्तव्य है कि अपने समय की दुष्प्रवृत्तियों से जूझने और सत्य प्रवृत्तियों की प्रतिष्ठापना करने के लिए समय निकाला जाए और अपने प्रभाव एवं चातुर्य का ऐसा उपयोग हो जिससे अपने समय की इस सबसे अधिक कष्टकारक दुष्प्रवृत्ति का उन्मूलन संभव हो सके। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें और हमारे YouTube चैनल ऋषि चिंतन को सब्सक्राइब भी कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।